सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है और मोदी गवर्नमेंट ने लोगों की सुनी है। सरकार को सुनना चाहिए और सरकार सुनने की मुद्रा में है, उनकी बातें सुन रही है, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनको सुन रही है। 12 महीने जो उनके अंतिम सेवा काल के जो अंतिम 12 महीने की जो सैलरी होगी उसका 50% औसत निकालकर उसका 50% सुनिश्चित किया जाएगा। एक वेतन की राशि मिलेगी उसके समय अवधि के आधार पर। मसलन कि न्यूनतम वेतन 10 साल की सेवा होने पर न्यूनतम पेंशन 10,000 कम से कम मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 10,000। सरकार का जो अंश है वो सरकार अपना अंश बढ़ाएगी, यानी सरकार अब तक 10% देती थी, अब 18.5% राशि देगी। यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप एनपीएस जिन लोगों ने चुना है वो स्विच ओवर भी कर सकते हैं, यूपीएस में आ सकते हैं और यदि चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं। वो कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं जो पेंशन भोगी हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। क्या है ये योजना? एनपीएस से और यूपीएस से ये योजना अलग कैसे है? इसके क्या फायदे हैं? ये जानना आपके लिए जरूरी है और आज की चर्चा में हम आपको यही बताएंगे कैसे इस योजना का लाभ उठाएं, आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है और क्या करना चाहिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कर्मचारी काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे और उनकी डिमांड थी कि जो नई पेंशन स्कीम है उसमें बदलाव करे सरकार, और आखिरकार सरकार ने बदलाव करने की सोच ली। सोचा बहुत पहले से था, 2023 में ही सोमनाथन समिति बनाई गई थी और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें लोगों की राय ली गई, संघों की राय ली गई, यूनियंस की राय ली गई, वित्त जो सचिव हैं उनकी राय ली गई, रिजर्व बैंक की राय ली गई और बहुत तरीके से इसमें एक सुधार करके इस योजना को लाया गया है। अब ये योजना लगभग 23 लाख कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी। आपको क्या लगता है कि क्या इसके फायदे हैं और क्या कुछ लूप होल्स भी हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये खुशखबरी आई और चर्चा में इसे शामिल कर दिया। वाकई चरितार्थ है, चर्चा में जो आपने नामकरण किया है वो चरितार्थ है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट चर्चा में आता है आप अपनी चर्चा में उसे शामिल कर लेती हैं। तो ये खुशखबरी जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही नहीं है, जैसी मेरी जानकारी है, आप मुझे करेक्ट करेंगे, कि अगर इस यूपीएस को राज्य भी ऑप्ट कर लेते हैं, करना चाहे तो हाँ करना चाहे तो अगर उनके विकल्प, उनके लिए भी विकल्प हैं, तो ये फायदा जो है 90 लाख कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा। अभी तो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की बात हो रही है, अगर राज्यों में भी अगर इसे लागू कर दिया तो 90 लाख कर्मचारियों तक ये फायदा सीधे पहुंच जाएगा। तो इसकी चर्चा तो बहुत दिनों से हो रही थी। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, इसकी बात हो रही थी। जो कर्मचारी संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, बार बार सरकार से जो बातचीत हो रही थी वो ये कह रहे थे कि भैया ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, है ना, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम हमारे भले के लिए नहीं है। लेकिन जो हालिया बजट आया, निर्मला सीतारमण ने जो इस बार बजट पेश किया, उसमें सीधे सीधे कह दिया कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम पे तो बात ही नहीं होगी, उस पे तो बात ही नहीं होगी। तो बड़े निराश हो गए थे ये जितने भी संगठन हैं, बड़े निराश हो गए थे। और उस निराशा के बीच में जो ये खबर आई है, अब उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की आती है, मुझे तो लग रहा है कि ये खुशखबरी है और इसका वेलकम ही होगा, स्वागत ही किया जाएगा। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और मोदी गवर्नमेंट ने लोगों की सुनी है। सरकार को सुनना चाहिए और सरकार सुनने की मुद्रा में है, उनकी बातें सुन रही है, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनको सुन रही है और इसीलिए ये स्कीम आई है। तो मोटा मोटी जो मुझे जानकारी है और विस्तृत जानकारी आप देंगी इस बारे में, तो इस यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में
सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। 50% यानी पेंशन 12 महीने जो उनके अंतिम सेवा काल के जो अंतिम 12 महीने की जो सैलरी होगी उसका 50% औसत निकालकर उसका 50% सुनिश्चित किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन का भी लाभ इसमें शामिल है ना। और इसके अलावा जो दूसरे लाभ हैं वो भी मिलेंगे, ब्याज जो है वो भी मिलेगा और एरियर जो है पेमेंट वो भी होगा। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल करने की कोशिश की जी जी। तो इसी को हम डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे मुख्य बिंदु जो हैं, प्रमुख स्तंभ इसके क्या हैं। तो सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, ये 3 प्रमुख इसके स्तंभ हैं जो कि एनपीएस में नहीं थे। तो इसके डिटेल में हम यदि जाते हैं तो डिटेल में जैसा कि आपने कहा खालिद जी कि जो डिटेल है वो यही है कि 25 साल की सेवा होने पर कर्मचारी को उसके लास्ट वेतन के 12 महीने के औसत के आधार पर मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। सुनिश्चित, हाँ, सुनिश्चित पेंशन का भुगतान किया जाएगा और उसमें जो है भत्ते भी मिलेंगे, महंगाई भत्ता भी मिलेगा जी। जो राहत होती है महंगाई की वो भी मिलेगा। डियरनेस अलायंस जो है वो क्लब रहेगा, हाँ, क्लब और उसके हिसाब से वो बढ़ेगा जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये है कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर उस समय लास्ट स्टेज में उसने जो पेंशन उठाया था उसका 60% सुनिश्चित पेंशन उसके परिवार को, फैमिली पेंशन, हाँ, फैमिली पेंशन मिलेगा। तीसरा यह है कि सरकार ने यह प्रावधान किया है कि किसी भी हाल में यदि 10 साल से 25 साल तक की सेवा हो जाती है, 25 साल के बाद तो 50% मूल वेतन का मिलेगा, लेकिन 10 साल से 25 साल तक की सेवा के होने पर भी एक वेतन की राशि मिलेगी उसके समय अवधि के आधार पर। मसलन कि न्यूनतम वेतन 10 साल की सेवा होने पर न्यूनतम पेंशन 10,000 कम से कम मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 10,000 कम से कम, यानी किसी केंद्रीय कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसे न्यूनतम कम से कम न्यूनतम वेतन 10,000 और प्लस डीएनएस, महंगाई भत्ता मिलेगा, ऐड हो जाएगा। तो ये एक है। अब आप इसको हम लोग पहले इन्हीं तीनों बिंदुओं पर चर्चा करते फिर आगे के पॉइंट पे चलते हैं। तो अब आप इसको हम लोग कहेंगे कि एनपीएस और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है न्यू पेंशन स्कीम से ये अलग कैसे है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की सारी बातें इसमें आ रही हैं। ताजा ये टॉपिक है और आपने इस पे काफी रिसर्च कर लिया है। तो मैं ये पूछने जा रहा था आपसे कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग थी कर्मचारी संगठनों की और कर्मचारियों की, जिसको लेकर काफी दबाव भी हो रहा था और ये चुनाव में मुद्दा भी है। हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो चुनाव होने जा रहे हैं और राज्यों में भी ये मुद्दा है। तो क्या फर्क क्या है, क्या वेलकम करेंगे कर्मचारी? वही मेरे ख्याल से काफी हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की कोशिश की गई है। अब फर्क क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम में भी लास्ट 10 महीने की सैलरी पर के औसत के आधार पर 50% मूल वेतन का भुगतान किया जाता था पेंशन के रूप में। जी। इसमें भी सेम चीज है, 12 महीने की अवधि उसमें कर दी गई है। तो फर्क क्या है? लोग कहेंगे तब तो ये ओल्ड ही पेंशन स्कीम, नहीं, इसमें फर्क है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था अपने पॉकेट से, सरकार वहन करती थी वो पैसा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें न्यू पेंशन स्कीम की जो 10% राशि जो इसमें देनी पड़ती थी, वेतन की कटौती होती थी पेंशन के लिए, तो न्यू एनपीएस की ये जो कमी तरीका है, हाँ, एनपीएस में जो 10% कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कटवाता था अपने वेतन से, वो अब भी कटवाना पड़ेगा। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं कटवाना पड़ता था राशि, फिर भी सरकार देती थी, इसमें कटवाना पड़ेगा। यूपीएस में 10% कटेगा कर्मचारियों का? यूपीएस में कटेगा। लेकिन अब फर्क क्या है कि न्यू पेंशन स्कीम में 10% सरकार कर्मचारी देता था, 10% सरकार वहन करती थी और उस आधार पर उस पैसे को मार्केट में निवेश किया जाता था और उस आधार पर उसको पेंशन भुगतान किया जाता था। रिटायरमेंट के समय मार्केट की दर के आधार पर उसको एक मुश्त राशि दी जाती थी, कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा एक तरह के इंश्योरेंस में उसको इन्वेस्ट किया जाता था और उसके आधार पर प्रति माह या 3 महीने पे या 1 साल पे वो पेंशन निकाल सकता था। यूनिट लिंक्ड जो है उतार चढ़ाव उसमें आ सकते थे। तो
अब क्या है, इसमें क्या फर्क है कि सरकार कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का 50% पेंशन तो मिलेगा 25 से, लेकिन उसमें क्या करना है कि जो 10% न्यू पेंशन स्कीम का जो 10% पैसा मिलाने वाली बात है वो कर्मचारियों को मिलाना होगा, अपने वेतन से उनको 10% कटवाना होगा। बढ़ी हुई राशि को कैसे भुगतान किया जाएगा, तो बढ़ी हुई राशि के लिए सरकार का जो अंश है वो सरकार अपना अंश बढ़ाएगी, यानी सरकार अब तक 10% देती थी, अब 18.5% राशि देगी। पिछली बार सरकार ने अपना जो अंशदान है वो बढ़ाया था, 14% किया था, जैसा कि 14% किया था। अश्विनी वैष्णव जैसा कि बता रहे थे कि उन्होंने 14% किया था, अब वो 18% हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा, 18.5% के आसपास हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार पे जो राजस्व है, हमारा जो खजाना है, उस पे भी बोझ तो पड़ेगा ना सुनीता जी। तो उसको मैनेज करने के लिए मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आप समझिए इस चीज को, मार्केट वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इसमें लागू है कि जो भी पैसा होगा उसको निवेश किया जाएगा और निवेश के आधार पर जो इनकम होगी उसको ये किया जाएगा, तो वो लागू है इसमें। लेकिन मार्केट के साथ तो जोखिम भी जुड़ जाता है ना। लेकिन वो जोखिम नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो सुनिश्चित राशि है वो कायम रहेगी। सुनिश्चित पार्ट जो है ये गारंटेड है कि आपकी पेंशन जो है बिल्कुल बाजार के उतार चढ़ाव में फंसेगी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है यूपीएस में। और मुझे लगता है कि जब इसकी व्याख्या और होगी तो जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, वो इसको उसी ढंग से लेंगे। अब इसका 2-3 पहलू और है, जैसे 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा, तो पेंशन का लाभ कब से लोग ले सकते हैं, तो उसका लाभ एनपीएस स्कीम वाले सभी लोग ले सकते हैं। 2004 से एनपीएस स्कीम लागू हुई थी और एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन लेने वाले चाहे तो स्विच करके यूपीएस में जा सकते हैं और चाहे तो वो एनपीएस में भी रह सकते हैं, ये उनके विल पर है। तो एनपीएस स्कीम वाले इसका लाभ ले सकते हैं, यानी 2004 से लेकर 2025 तक रिटायर हुए लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो कैसे होगा, ये जो राशि, इस बीच की जो राशि होगी, जो 2025 के बाद तो आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी यूपीएस के तहत, लेकिन इस बीच में जो राशि का जो डिफरेंस होगा वो सरकार एरियर के रूप में कर्मचारियों को भुगतान करेगी। एरियर भी देगी, एरियर का प्रावधान किया गया और स्विच ओवर की भी फैसिलिटी है। आप कह रहे हैं कि यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप एनपीएस जिन लोगों ने चुना है वो स्विच ओवर भी कर सकते हैं, यूपीएस में आ सकते हैं और यदि चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं। वो कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं जो पेंशन भोगी हैं इस समय, या जिनके एनपीएस स्कीम के तहत, एनपीएस स्कीम के तहत है 2004 से लेकर 2025 तक, यानी इसके लागू होने तक, इस बीच में जो लोग भी पेंशन ले रहे हैं, पेंशन भोगी हैं, पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको चूज करना पड़ेगा, स्विच ओवर करना पड़ेगा और उनको एरियर भी मिलेगा। आपके नहीं तो ये तो एरियर की राशि बहुत बड़ी होगी, इसका कैलकुलेशन तो कम से कम किया, सरकार इसका वहन करेगी, ऐसा है। और तो अगर सब चीज है सुनीता जी, तो इसको ओपीएस ही क्यों नहीं रहने दिया गया? इसलिए कि वो जो क्या सरकार की कहीं ना कहीं वो ईगो वाली बात थी नहीं, कि हम नहीं ओपीएस में हम नहीं जाना चाहते? ईगो वाली बात नहीं हम मानते हैं इसको। देखिए, इकोनॉमिकल जो बर्डन है वो भी तो दिनों दिन बढ़ रहा है, सरकार की भी आय सीमित है, हम एक गरीब स्टेट में रहते हैं, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ी राशि खर्च होती है। अब पेंशन की जो राशि है वो बहुत बड़ी राशि होती है, उसको वहन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरे ख्याल से सरकारी कर्मियों के वेतन का जो 10% हिस्सा कटेगा तो कुछ राहत मिल जाएगी सरकार को, उस अपनी राशि तो बढ़ाएगी। लेकिन देखिए सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसका अट्रैक्शन, आकर्षण भी तो यही है। बिल्कुल, पेंशन का लाभ, अगर एक्सीडेंटल आपकी डेथ होती है जॉब के दौरान तो पारिवारिक पेंशन का लाभ, ग्रेचुइटी, पीएफ, हाँ, ये तमाम चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं वो अट्रैक्शन होती है। तो उसको फिर से बहाल करने की एक तरह से कोशिश है यूपीएस में। मेरे ख्याल से बहाल करने की कोशिश है। सरकार ने 2 बिंदुओं पर ध्यान दिया है कि कर्मचारी भी थोड़े राहत उनको मिले, कर्मचारी भी खुश हों
और कहीं ना कहीं उसकी भी जो आर्थिक, उसके ऊपर भी जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है थोड़ा कम रहे। हाँ, तो मतलब वो दोनों तरह से बैलेंस करने की उसने कोशिश की है। मैं नहीं मानती कि इसमें उसका इंटेंशन खराब है और ईगो की कोई बात है। हमको लगता है सरकार थोड़ा सा अपने बोझ को कम करना चाहती थी कि थोड़ा सा बोझ हल्का रहे, बस इतना ही का फर्क है। और कुछ और खास बातें हैं इसमें जो हम सुनिश्चित वेतन और ये सब तो बता ही चुके हैं, है ना जी। परिवार को क्या मिलेगा, है ना जी। बढ़ी हुई राशि केंद्र वहन करेगा, ये बता ही चुके हैं, है ना। एरियर वगैरह भी हम लोग कर लिए हैं, है ना। एक और चीज है कि रिटायरमेंट के बाद 6 माह की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। एक तो इसका ये है, बाकी लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं है सारे बिंदुओं को। मेन जो दिलचस्पी इस वक्त जो चर्चा में के जो दर्शक हमारे हैं और इसमें से अच्छी खासी तादाद जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों की हो सकती है, बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार वालों की हो सकती है, उनसे संबंधित लोगों की हो सकती है। तो उनकी दिलचस्पी इसी में है कि भाई उनको क्या मिलने जा रहा है, और कैसे लाभ उठाए। तो ज्यादा जरूरी था ये बताना कि क्या लाभ मिलेगा, कितने वर्ष की अवधि के पश्चात मिलेगा, कम यदि सेवा अवधि है तो उसमें क्या लाभ मिलेगा, उसका आप फायदा कैसे उठाइए। और साथ में ये भी कि जो एक मेरा प्रश्न आपसे है, जो सुनने वालों का भी प्रश्न हो सकता है कि बहुत सारे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, है ना। तो वीआरएस लेने वालों के लिए ये जो इसमें अवधि फिक्स है, अवधि फिक्स है। यदि आप 10 साल के पहले, वैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट की भी एक टाइमिंग है, उससे पहले आप नहीं ले सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल से जब अवधि फिक्स है तो इस सवाल कोई मतलब नहीं बनता, मतलब नहीं बनता, क्योंकि अवधि हम लोग अवधि तय बात कर चुके हैं कि 10 साल से ऊपर ही पूरा जो पेंशन की बात है होगा। 25 साल आपने पूरा कर लिया, सेवा काल पूरा कर लिया, उसका सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो वो प्रावधान है। आपकी 25 साल से अवधि कम है तो यदि आप रिटायरमेंट पहले भी ले रहे हैं तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। आपको 10 से 25 साल के बीच की अवधि का जो एक राशि, अवधि के आधार पर जो मिनिमम 10 साल, मिनिमम 10 साल की सेवा आपकी पूरी हो जानी चाहिए। और जो 25 साल की जो अवधि है मैक्सिमम, बिल्कुल वो निर्धारित है, समय निर्धारण किया हुआ है, उसके अनुसार ही आपको उसका लाभ मिलेगा। और जिसके बारे में आप पूरी जानकारी तो दे ही चुकी हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, मेरे मन में एक जो सवाल आ रहा है, क्योंकि राजनीति के बिना कोई चर्चा पूरी होती नहीं है, तो क्या ये इस समय जो डिसीजन लिया गया, क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो संगठन है उनके साथ बैठक की थी, बिल्कुल, और तभी ये लग रहा था कि इस तरह की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले लिया गया, वहां से हरी झंडी मिल गई तो समझिए कि वो लागू हो गया ही। अप्रैल 2025 से ये लागू माना जाएगा। तो कैबिनेट का ये रणनीतिक फैसला एक तरह से हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें चुनाव का भी असर है? देखिए, सरकार का कोई काम, ये चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, चाहे यूपीए या अभी इंडिया हम कह सकते हैं कि सरकार हो, या किसी की भी सरकार हो, कोई भी फैसला देश हित, राज्य हित के लिए तो होता ही है, लेकिन उसमें राजनीति अवश्य ही छुपी होती है। बिना राजनीति के, राजनीति ठीक है, हमारा जो कोई भी इंटेंशन हो, लेकिन उसमें राजनीति ये होती है कि हमको पब्लिक को खुश करना है, ठीक है। मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये कि ये जो राज्यों के जो चुनाव हैं, वहां ये मुद्दा है। शायद और पिछले लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है एनडीए का और खासकर बीजेपी का, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में आई है कि कुल मिलाकर अलग अलग मुद्दों का एक जो ये फीडबैक बीजेपी, एक जो गुलदस्ता बन गया था, उसकी वजह से नुकसान हुआ, और उसमें ओपीएस भी एक था। ये फीडबैक बीजेपी के पास जरूर होगा, जब सरकार चला रहे हैं वो लोग। तो जब हम लोग जैसे छोटे पत्रकार भी जानते हैं इस चीज को, तो बीजेपी के पास ये फीडबैक जरूर होगा कि जो मध्य वर्ग है वो नाराज चल रहा था। उसमें कर्मचारी भी थे, उसमें आम लोग भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सरकार में जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो लाभान्वित हो रहे हैं, और जो ग्रास रूट पे जो जमीनी स्तर पे गरीब लोग हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। उनको योजनाओं का बहुत लाभ मिल रहा है और काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से उस योजनाओं का फायदा मिला है। मध्य वर्ग को खुश करने के लिए, कर्मचारियों को खुश करने के लिए लाया गया है, और चुनाव का असर न हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। चुनाव को देखते हुए थोड़ी जल्दी अब मेरे ख्याल से आपका वक्त हो गया है कि आप शेयर, कमेंट और
सब्सक्राइब की जो अपील करती हैं वो करें, लेकिन मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं कि अगर राजनीति जनहित के लिए होती है और इस तरह के फैसले आते हैं जिससे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और भविष्य की चिंता खत्म हो, तो यही राजनीति का मकसद होना भी चाहिए। तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है। आपकी बातों से आंशिक रूप से सहमत होते हुए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजनीति के चक्कर में देश के खजाने को भी खाली कर दिया जाता है, ये देखा नहीं जाता है कि आगे कैसे खर्च चलेगा। ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही अति खराब है, दोनों की अति खराब है। और खैर हम लोग थोड़ा विषय से भटक गए। दर्शकों, मेरा मुद्दा मुख्य रूप से यही था कि पेंशन योजना का आप लाभ कैसे उठाएं और इसकी क्या खासियत है, आप तक ये बातें पहुंचाना था। उम्मीद है पहुंची होंगी। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।